नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल में। जैसा कि आपको पता है कि लगातार पॉलिटिकल साइंस का वीडियो प्रदान हो रहा है और पहला वीडियो इसका प्रदान कर दिया गया है लेसन 1 अर्थात राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां के बारे में पहला वीडियो प्रदान कर दिया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब आज पार्ट 2 लेकर उसका वीडियो प्रस्तुत हूं और जानेंगे कि राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां थी वो क्या थी और उसके बाद क्या आगे का मेंशन कह रहा है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आते हैं मेन टॉपिक पर, समझते हैं क्या चीजें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, देश स्तर पर जो है राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां थी उसके बारे में यह व्याख्यात्मक रूप दे रहा है। आप यहां भी देख सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण चुनौतियों के रूप में अगर देखा जाए तो 3 चुनौतियां थी। पिछले वीडियो में भी बताया गया है, लेकिन हम बार बार इसको रिवर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां में देखा जाए तो पहला है अखंड भारत की स्थापना। अखंड भारत की स्थापना का मतलब कि भारत को टुकड़ा नहीं करना है, एक संयुक्त रूप से जो है उसे सम्मानित करके रखना है और उसकी जो सांस्कृतिक, सामाजिक या भौगोलिक जो परिदृश्य है उसको एकता रूपी संयोग को रखना है। तो उसके बारे में स्पष्टीकरण यहाँ पर दे रहा है। दूसरे नंबर पर बात करें तो भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना, अर्थात भारत में जब देश आजाद हो जाएगा तो उसके बाद लोकतांत्रिक जो गतिविधियां हैं उसको स्थापित करना, अर्थात लोगों के हाथों में जो है शासन व्यवस्था का एक मूल मंत्र देना जहां से वो अपनी प्रक्रियाओं को भागीदारी बना सके। तीसरे नंबर पर आते हैं तो दिया है कि समाज में सभी वर्गों को समान अधिकार प्रदान करना, अर्थात समाज में चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हो चाहे वह अच्छे वर्ग के लोग हो, उन दोनों वर्ग के लोगों को एक बेहतर समाज में प्रभुत्व को स्थापित करना ये भारत सरकार की मेन और मुहिम माना जा सकता है। तो यहां से एक 3 टर्म हम लोग देख लिए कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां ये थी, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा यह थी कि कहां से यह अलग होने की बात आई, अर्थात पाकिस्तान शब्द कैसे आया, कैसे मांग की गई, तो ये भी हम इसके बारे में बताएंगे आपको। तो चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में किया गया था और मुंबई में कॉलेज था, आपको याद रखना है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। तो उस समय चूंकि बंबई नाम से प्रसिद्ध था, 1995 में बंबई को मुंबई नाम दिया गया था, तो आपको ये भी याद रखना है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना का मूल उद्देश्य यह था कि पूरे भारत स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों को शामिल करना तथा भारत की जो गरीबी या निर्धनता की स्थिति है उसे सामने लाना, इसको एक मुख्य रूप से जोड़ा गया था। लेकिन एओ ह्यूम के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन किया गया और अलग अलग इसका एक मुख्य उद्देश्य रखा गया कि प्रत्येक वर्ष अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उसका जायजा लेकर उसकी क्षतिपूर्ति करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और देखा गया भी है कि प्रत्येक वर्ष अलग अलग अधिवेशन भी किए गए थे। जैसे कि आपको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी की पहली अधिवेशन की अगर हम बात करें तो बंबई में ही किया गया था और उसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे, क्योंकि उसका एक अध्यक्ष भी बनाया जाता था, तो उसके अध्यक्ष जो है WC बनर्जी को बनाया गया था, अर्थात वोमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। तो एक तरह से उस क्षेत्र में एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था और वहां से जो है अपने कार्यों को बढ़ाते थे। अब यहां तक हम लोग समझ लिए कि कांग्रेस पार्टी का मूल उद्देश्य यह था। लेकिन हुआ क्या कि आगे जैसे ही क्रमिक रूप बढ़ता गया, समय का जायजा बढ़ता गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक मुस्लिम लीग पार्टी का भी गठन हो गया और मुस्लिम लीग पार्टी के गठन 30 दिसंबर 1926 को बांग्लादेश की ढाका जो राजधानी है वहां पर किया गया था और इसके संस्थापक सलीमुल्लाह खान थे। तो आप देख सकते हैं कि इस पार्टी का उद्देश्य इसलिए था कि सिर्फ और सिर्फ, अर्थात जो मुस्लिम लीग पार्टी थी उस पार्टी का उद्देश्य था कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का संरक्षण करना और मुस्लिम के हित में अपने कार्य या क्रियान्वित जो गतिविधि है उसको बढ़ावा देना, इसका मूल मंत्र था, इसका मूल उद्देश्य था। तो यह एक मूल मंत्र के अंतर्गत शामिल किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि जब मुस्लिम लीग पार्टी की गठन की गई, जब स्थापना की गई मुस्लिम लीग पार्टी की, तो उस समय क्या हुआ कि कई ऐसे इसके पार्टी के नेता थे जिसने अपने विचारधाराओं को सीधे तौर पर अलग राष्ट्र के रूप में जोड़ लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि लगभग 1940 में जो है
करेक्ट ही है लगभग, यानी कि 1940 में पहली बार पाकिस्तान शब्द उत्पत्ति करके एक अलग राष्ट्र की मांग की गई। तो ये भी प्रश्न आता है कि पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, किस वर्ष की गई थी? तो आपको याद रखना है 1940 ईस्वी में। आखिर क्यों की गई? तो कारण यह था कि कई इसमें जो पार्टी के नेता थे जो मुस्लिम लीग के अंतर्गत, उन लोगों का कहना था कि सिर्फ जो कांग्रेस पार्टी है अपने हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है, हिंदू धर्म के लोगों को जो है काफी एक बढ़ावा दे रही है, उसको एक संरक्षण दे रही है, इसके लिए लोग बातें कर रहे थे। लेकिन समस्यात्मक जो चीजें थी, आपको बता दें हम कि ऐसा बात नहीं था, दोनों को एक संयुक्त रूप से चलना था। फिर क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग थी उसने अलग एक राष्ट्र मांग कर दी और मांग की 1940 में। लेकिन प्रश्न ये भी आता है कि पहली बार पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है, ये भी प्रश्न आता है। तो आपको याद रखना है चौधरी रहमत अली, जो कि एक स्टूडेंट्स था, उसी के द्वारा जो है यह पहली बार इस शब्द का गढ़ा गया था। तो ये भी यहां से प्रश्न आते हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़िएगा तो अगला पॉइंट आपका है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। यानी कि जब विभाजन हुआ तो कुछ लोग तो विस्थापित हो गए अलग अलग क्षेत्रों में, और कहीं कहीं पुनर्वास भी होने लगा, अर्थात कुछ लोग को यहां से हटाकर वहां करने की गतिविधियां थी। लेकिन यह गलत अवधारणा थी। आपको बता दे, पिछले वीडियो में यह भी चर्चा किया गया था कि ये जो भारत का दृश्य देख रहा है, तो भारत का दृश्य क्या था? पहले आपको पता होगा कि बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, इसको पश्चिमी पाकिस्तान से, यानी कि पाकिस्तान को, और भारत को जो है सिर्फ और सिर्फ जो आपको पता होगा कि भारत एक हिंदुस्तान रूप से जाना जाता था। ये भी हम लोग जानते हैं कि आजादी के बाद पाकिस्तान की स्थापना जो है, अर्थात पाकिस्तान की आजादी 14 अगस्त 1947 को, और भारत को जो है 15 अगस्त 1947 को। और जैसे ही हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश जो है स्वतंत्र हुआ। तो यहां तक चीजें हम लोग देख लिए। अब यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा था कि विभाजन के बाद विस्थापन और कैसे पुनर्वास किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी मुद्दा यह था कि सांप्रदायिक स्तर पर बहुत ही झड़प हुई, बहुत ही एक संघर्ष हुआ। काफी संघर्ष के बाद जो है ऐसी स्थिति देखने को मिली। अब आते हैं मेन पॉइंट यहाँ की विभाजन की प्रक्रिया क्या थी। विभाजन की प्रक्रिया की हम बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग, एक आयोग बनाया गया था, उसी के माध्यम से किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अगर हम मुख्य क्रियान्वयन की जो बात आती है, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और साथ साथ जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफी योगदान था। तो यहां तक चीजें हम लोग देख लिए। अब यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि प्रक्रिया काफी जटिल थी, काफी समस्यात्मक थी। गांधी जी भी इधर काफी राष्ट्रवादी विचारधाराओं को जागृत करना चाहते थे। वो तो ये चाहते भी नहीं थे कि किस प्रकार से अलग अलग हो, लेकिन तब भी जो है उसे बेहतर करने का कार्य किया गया। लेकिन कई जगह संघर्ष हुए, काफी लोग मारे गए। यहाँ देखा गया कि अमृतसर में भी काफी झड़प की स्थिति देखी गई, जो पाकिस्तान वाला बॉर्डर था उस क्षेत्र में भी काफी स्थितियां देखी गई थी। तो अब यहाँ आता है कि विभाजन के परिणाम क्या हुए। विभाजन जब हुआ तो विभाजन की परिणाम बहुत ही गलत परिस्थिति में उभर कर आई थी। आपको बता दें कि सांप्रदायिकता, जो कि हिंदू और मुस्लिम के बीच एक जो संघर्ष की स्थिति देखी गई थी, वो काफी एक तरह से बोल सकते हैं कि झड़प के रूप में था। और यह स्थिति काफी सामने उभर कर आई और विभाजन हुई, लेकिन बहुत कठिन परिस्थितियां में यहाँ पर देखी गई। अब अगले पॉइंट पर आते हैं और दिया है यहाँ पर राजवाड़ों का विलय। राजवाड़ों का विलय भी किया गया था। और यहां से एक पॉइंट है, ध्यान रखिए, इसमें कई राजवाड़ों की विलय की स्थिति देखने को मिली थी। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि पूरे भारत में जो राजवाड़ों की संख्या थी वो टोटल जो है, आप देख लीजिए यहाँ पर टोटल 565 थी। टोटल 565 जो है राजवाड़ों की संख्या मानी जाती थी। लेकिन हुआ क्या कि 565 को अलग अलग क्षेत्रों में सामाजिक, राजनीतिक और अलग अलग क्षेत्रों में उसका एक विशिष्टीकरण था। लेकिन इसे एक रूप में संयुक्त करके रखना था। एक रूप में संयुक्त करना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक रूप में जब हम लोग संयुक्त करते हैं तो काफी बेहतर स्थिति इसकी उत्पन्न हो सकती है। फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कुछ कहा कि उस क्षेत्र को अंग्रेजों ने मिलाने की कोशिश किया, कुछ जो है राजवाड़ों के खुद जो है संयुक्त रूप से करने की कोशिश करी। आपको हम बात एक बता रहे हैं कि लगभग एक इसमें कई झड़प की स्थिति देखी गई थी, लेकिन कई जगह स्थितियां सामान्य थी, कई जगह स्थितियों को देखा गया कि सामान्य स्थिति में था। अब जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इसमें अंग्रेजों और राजवाड़ों के बीच तो काफी राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो है संघर्षता की
स्थिति देखी गई और उस संघर्षता के माध्यम से जो है इस स्थिति को एक कायम करने में अपनी सहभागिता दी गई। अब जैसे एग्जाम्पल स्वरूप दिया जाता है कि त्रावणकोर जो केरल में है, वहां के राजा नहीं मतलब सहमति पत्र नहीं दे पा रहे थे, उसकी अपनी सहमति नहीं ले पा रहे थे, तो उस बीच भी जो है काफी झड़प की स्थिति देखने को मिली थी। लेकिन अंततः जो है वहां के राजा भी करने लगे। भोपाल के भी राजा जो थे शासक, उनको द्वारा भी यही कार्य किया जा रहा था। लेकिन कई जगह जो है ऐसी स्थिति को एक सम्मिलित रूप दिया गया। फिर वही बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद को बलपूर्वक जो है मिलाने का कार्य किया गया। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र से जो जिसको एक तरह से कार्य क्रियान्वित किया गया था। तो एक सामान्य परिचय, एक और भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव के तौर पर यहाँ बनता है कि 1951 में जो प्रथम जनगणना हुई थी भारत में, स्वतंत्र भारत के बाद, तो उस समय मुस्लिम की आबादी कितनी थी? तो आपको याद रखना है 12%। तो यहां से हम लोग पार्ट 2 में ये देख लिए कि किस प्रकार से कि सामाजिक और एक विभाजन की स्थिति क्या थी, क्या स्थितियां सामने उभर कर आई थी। अब अगले तीसरे पार्ट में हम लोग चर्चा करने वाले हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। तो इस आयोग के बारे में जो है संपूर्ण व्याख्यात्मक आपको दिया जाएगा और अंतिम वो पार्ट होगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।